अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूर पैवंद और आप देख रहे हैं वेटरनरी हब। दोस्तों, आज का जो केस मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये बेहद दिलचस्प केस है। कई जानवरों में किसी किसी जानवर को ये मसला हो जाता है। जब भी किसी जानवर को ये मसला होता है तो फिर उस जानवर की रिकवरी इंतहाई मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक ऐसा मरज़ है जिसके जो सिम्पटम्स है वो दूसरे अमराज के साथ मिलते जुलते हैं। तो जो हमारे डॉक्टर्स हज़रात होते हैं, ये वी वगैरह होते हैं, तो वो उनको डायग्नोज़ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से केस और बिगड़ जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेग नाला की। डेग नाला एक ऐसी बीमारी है, अगर आपके जानवर को हो जाए तो आपको काफ़ी परेशान कर देगा। आज इस बारे में बात करेंगे, लेकिन बात शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वक्त ज़ाय किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, डेग नाला एक बहुत पुरानी बीमारी है। सबसे पहले जो ये रिपोर्ट हुई थी 1930 में सियालकोट के एरिया में ये बीमारी रिपोर्ट हुई थी। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में फैल गई। डेग नाला होती क्यों है, आज इस बारे में सबसे पहले ये बात करेंगे कि हमारे जानवरों को डेग नाला होती क्यों है, या इसको डेग नाला क्यों कहते हैं। डेग नाला इसको इसलिए कहते हैं दोस्तों, जब मानसून में बारिशें होती है तो छोटे छोटे नदियों में पानी आ जाती है और वो पानी जो है ना खड्डों में जमा हो जाते हैं। बाद में जब जानवर उन खड्डों के साथ, जिसमें पानी बारिश के पानी खड़ा होता था, उनके साथ घूमते रहते थे, वहाँ से इनको ये फंगल लग गया और ये बीमारी शुरू हुई। तब से इसका नाम डेग नाला पड़ गया। यानी ये 1930 में सियालकोट में शुरू हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते पूरी दुनिया में फैल गई। डेग नाला की अलामत क्या होती है? सबसे पहले जो आपके जानवर को अगर डेग नाला हो जाए तो पहली अलामत यह है कि जानवर के जितने भी लटके हुए अज़ा होंगे, जैसा कि दुम, कान, खुर या तन वगैरह, जिनके टिप आखिरी होते हैं, वो टिप सूखना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता सूखते सूखते फिर जाकर उनके कान झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, दुम उसकी जो है ना गिर जाती है, चमड़ा ख़राब हो जाता है, चमड़ी की शाइनिंग पहले ख़त्म हो जाती है, फिर चमड़ा खुरदरा हो जाता है, बाद में जानवर का चमड़ा उधड़ जाता है, चमड़ा जिस्म से अलग हो जाता है, खुर उसके निकल जाते हैं, जानवर को चलने में बहुत तकलीफ़ होती है, ज़बान ख़राब हो जाता है, मुंह ख़राब हो जाता है, इंतहाई शदीद बुखार होता है, दूध ख़त्म हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, बुखार होता है। बाद में जानवर आहिस्ता आहिस्ता करके जानवर मौत के मुंह में चला जाता है। तो अगर हम बात करें कि ये क्यों होता है और किन किन जानवरों को होता है, जो जानवर कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, या जिन जानवरों का HB लेवल कम होता है, उन जानवरों को ये शिकायत हो जाती है। इसके पीछे जो वजह है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है या फंगल टॉक्सिटी है। ख़ासकर सर्दियों के सीज़न में, जो विंटर सीज़न है, विंटर में ये मसला बहुत देखने को मिलता है। ये फंगल की वजह से होता है। हमारे यहाँ जब बारिशें होती है तो जो दान या पराली वगैरह जो पड़े होते हैं, उनमें बारिश हो जाती है, पानी उनको लग जाता है, तब जाके एक फंगल है जो उसमें बढ़ जाता है। जानवर वो फंगल वाली पराली या दान जो खाता है, इस वजह से इसको ये मसला हो जाता है। क्योंकि हमारे देहातों में अक्सर लोग जानवरों को पराली डालते हैं। दान की जो पराली है, चावल की है, उनमें ये मसला हो जाता है, फिर ये फंगल इसमें पाया जाता है। ये फंगल जा कर के जानवर को फिर शदीद बीमार कर देता है। ये सूखी हुई रोटियों में अगर फंगल लगा हो, रोटी के टुकड़े हो, उनमें भी ये फंगल पाया जाता है। जबकि हमारे यहाँ अक्सर फार्मर रोटी का इस्तेमाल करते हैं, या तो वो पराली का इस्तेमाल करते हैं या रोटी का, या बारिश के पानी के बग़ैर भी अगर आप चावल की फसल को उस टाइम काट लेते हैं जिसमें उसमें नमी ज़्यादा होती है, फिर बाद में आप उसकी डेयरी बनाते हैं, एक जगह पे डेयर कर लेते हैं, तो वो फंगल इसमें भी फनप जाता है, क्योंकि आप इसको सही तरह से खुश्क नहीं करते हो, जिसकी वजह से ये फंगल उसमें पनप जाता है और जानवर को फिर शदीद बीमार कर देता है। तो बचाव इसका ये है कि उसको फंगल वाला खाना आपने कभी नहीं खिलाना है और अपने जानवर को हमेशा जो टॉक्सिन बाइंडर है उसका इस्तेमाल करवाना है। अब आते हैं इसकी इलाज की तरफ।
سب سے پہلے تو جہاں جہاں پہ ان کو زخم ہے وہاں پوٹاشیم پرمنگنیٹ سے اس کی روزانہ صبح شام صفائی کرنی ہے۔ کاموویکس مرہم کا استعمال کرنا ہے اس جگہ پہ۔ کاموویکس کے ساتھ انسانوں والی میڈیکل سٹور سے ایک مرہم ملتا ہے فیوزک ایچ کے نام سے، اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے کسی اچھے ایورمیکٹن کا اپنے جانور کو ایک شاٹ دینا ہے۔ اس کے بعد آکسی ٹیٹراسائکلین ایل کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آکسی ٹیٹراسائکلین ایل میں پیٹرو والوں کی اوکسٹرا ایل کی ریکمنڈیشن دیتا ہوں کہ اس کی رزلٹ بہترین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انروفلاکساسین 20% کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ جو آکسی ٹیٹراسائکلین اور انروفلاکساسین ہے کم از کم آپ نے 5 سے 6 دن تک لگانا ہے۔ ساتھ میں آپ نے میپراسان انجیکشن جو پینرامین میلیٹ ہوتے ہیں اس میں آپ نے یہ استعمال کرنا ہے، اور لوکسن کا استعمال کرنا ہے۔ لوکسن یا ٹرائیکیور ان دونوں میں سے جو بھی آپ کو ملے اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ وقفے سے اپنے جانور کو اپنے ملٹی وٹامن کا استعمال بھی کروانا ہے اور ٹاکسن بائنڈر کا بھی کروانا ہے۔ ایک اور پروڈکٹ ملتا ہے فینٹا سلفیٹ۔ اس بیماری میں مین چیز جو ہے وہ سلفیٹ، جتنی بھی سلفیٹ ہو وہ سلفیٹ ہمیں کھلانا پڑتا ہے، تو فینٹا سلفیٹ میں تمام سلفیٹ ایک ساتھ ڈالے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے جانور کو منرل دینے ہیں اور فلوڈ دینا ہے تاکہ آپ کا جانور کمزور نہ ہو۔ فلوڈ میں اپنے ملٹی وٹامن ڈال کے اس کو فلوڈ دینا ہے اور اچھے منرل اپنے جانور کو کھلانا ہے، اور خاص کر کے جو سلفیٹ سے وہ سلفیٹ آپ نے دینے ہیں، تب جا کے آپ کا جانور ریکور ہو جائے گا۔ کوشش کرے اپنے جانوروں کو فنگس والا کوئی بھی کھانا نہ کھلائے، نہ فنگل والا پانی پلائے، جس کی وجہ سے یہ مسئلے آپ کو پیش آتے ہیں۔ مزید اس بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ مجھے واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔